हेलो। हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट। हम अपना प्रीवियस वीडियो में प्लांट अनुक्रमण चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड से, और उसके अंदर हमने पढ़ा था ज़ीरो शेयर जो मरुद्भुत क्षेत्रों में होने वाला अनुक्रमण है वो, उसमें हम सबसे पहले लिथोशेयर पढ़े थे। अब हम इस वीडियो में सेमोशेयर और हेलोशेयर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो अनुक्रमण है उसका क्या महत्व होता है। सेमोशियर में आप सब जानते हैं बालुकी मिट्टी में होने वाला अनुक्रमण होता है। बालुकी मिट्टी में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि बालुई मिट्टी जो है वो बनती कैसे है। तो आप सबको पता है सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो रॉक्स के डिके होने से होता है, और जब रॉक्स जो डिके होता है वहाँ पे जो मिट्टी होती है या तो वो जल के द्वारा बहा के लाई जाती है या फिर वो वायु के द्वारा। अगर वो वायु के द्वारा लाई गई मिट्टी है तो उसको हम वातोड़ इलोयन सैंड कहते हैं, और जल के द्वारा लाई गई है तो उसे हम एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये जो मिट्टी होती है वो एक जगह पर जमा होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जब बालुई मिट्टी एक जगह जमा होती है उसको हम टीला कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। या आपने देखा ही होगा पिक्चर्स में या फिर खुद गए हो तो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स जो होती है इसमें सैंड जो जमा होने के बाद इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, इसको हम एम्ब्रियोनिक सैंड ड्यून्स कहते हैं। और जब यहाँ पे वर्षा होने लगती है अच्छी मात्रा में और जो मिट्टी है वो गीली होने लगती है तो कुछ एनुअल या बाइनियल्स हर्ब्स या ग्रासेस उगती है जिसको हम पाइनियर कम्युनिटी कहते हैं, पुरोगामी समुदाय कहते हैं। इस वजह से टीले जो होते हैं वो स्थायी होने लगते हैं क्योंकि उनकी मिट्टी पर प्लांट्स की जड़ों की पकड़ हो जाती है। तो ऐसे जो टीले होते हैं उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स। स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स के अंदर कैनक्रस, एमोफाइला, सेक्रम और कुछ घासें जैसे पेनिकम, ये सारी इसकी पायनियर स्पीसीज हो गई। उसके बाद में जो ये पायनियर है कम्युनिटी है इसको रिप्लेस करेगा बहुवर्षीय लंबी जड़ों वाले कुछ श्रब्स जिसमें कैलिगोनम, लेप्टेडिनिया, ये सारे प्लांट्स आते हैं, श्रब्स आते हैं। उसके बाद में इन सब की जड़ों के द्वारा जो टीले बहुवर्षीय जो पादप होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती है। आप सब जानते होंगे जो डेजर्ट एरिया है उसमें पानी की खोज में जो जड़ें होती है, रूट्स जो होती है वो लंबी हो जाती है, तो उसकी वजह से टीले जो है उनको बांधने में हेल्प मिलती है। और अब इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि क्लाइमेक्स फॉरेस्ट प्लांट जो है वो उसको इन श्रब्स को रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पे प्रोसोपिस, एकेसिया, साल्वाडोरा ये सारी आती है। तो इस तरह से सेमोशियर में अनुक्रमण जो है वो पूरा होता है। नेक्स्ट अनुक्रमण जो होगा वो होता है हेलोशियर। हेलोशियर का मतलब है लवण क्रमक। लवण क्रमक लवणीय मिट्टी के बारे में पहले ही बता चुकी, ऐसी मृदा जिसमें लवणों की मात्रा एक निश्चित मात्रा से बहुत ज़्यादा होती है। अब लवणीय पादपों में क्या अनुकूलन होते हैं ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। हेलोफाइट्स हमने पढ़े थे कि किस तरह से जो पादप होते हैं वो अपने आप को इस कंडीशन में अपने आप को इस तरह से अनुकूलित बनाते हैं कि वो लवणीय मिट्टी या लवणीय जल में भी अपने आप को ग्रो करने में सक्षम हो। लवण क्रमक जो है वो 4 फैक्टर्स से डिसाइडेड होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, सॉइल सॉलिनिटी यानी कि मृदा की कैसी लवणता है, बायोटिक फैक्टर्स वहाँ के जो जैविक कारक है वो कैसे हैं, सॉइल ह्यूमिडिटी यानी कि वहाँ की आर्द्रता या वो कैसी है। इसमें जो पायनियर्स होंगे वो एविसीनिया, सुएडा, एट्रिप्लिक्स ये सब होते हैं। और धीरे धीरे इनके द्वारा जब बैलेंसिंग होती है मिट्टी की लवणता, क्योंकि ये लवण जब जल का अवशोषण करते हैं तो उसके अंदर लवण भी जाते हैं, तो धीरे धीरे जब कई सालों बाद, कई पीढ़ियों के बाद यहाँ की लवणता कम होती है तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में आते हैं जिसमें जिजिपस, प्रोसोपिस, लेप्टेडिनिया, सेल्वाडोरा ये सारे होते हैं। तो इस तरह से जो हेलोशियर जो है उसका अनुक्रमण होता है। इन पे जो है बड़े क्वेश्चंस कम ही पुटअप होते हैं हेलोशियर और सेमोशियर पर, इस पे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। हम सब जानते हैं कि लवणीय आवास में लवणता स्तर में परिवर्तन होता रहता है, पादप अनुक्रमण आगे बढ़ता रहता है। जब पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है तो उसमें वास्तविक मैग्रोव जो कि वास्तविक लवणोद्भिद कहलाते हैं, जिसमें एविशियना मैंने बताया जो पुरोगामी पादप होते हैं, सुएडा, एट्रिप्लेक्स ये सारे, धीरे धीरे लवणता का स्तर कम होता है। मिट्टी जो है वो इन दलदली या फिर जो लवणीय पानी है उसके अंदर मिट्टी जमा होती है, पैंदा थोड़ा ऊपर उड़ता है, उसका जल का स्तर कम होता है, और छिछले जो जल में मैग्रोव जो उगते हैं वो राइजोफोरा है ये सब। उसके बाद में लास्ट में जो ये सारे प्लांट्स आते हैं जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है हेलोशियर की, उसमें जिजिपस, प्रोसोपिस, लेप्टाडिनिया ये सारे। जो ज़्यादातर लवणोद्भिद होते हैं वे लवणीयता को सहन कर सकते हैं मांसल या ग्रास के साथ मतलब इस तरह से मिश्रित होकर। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी वृद्धि के लिए भी मिट्टी को वे अनुकूलित बना देते हैं। जैसे जो राइस होते हैं, धान है, वो इस ऐसे स्थानों पर अच्छे से वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से हेलोशियर जो है वो लवणीय मिट्टी में अनुक्रमण होता है।
अब थ्योरी ऑफ सक्सेशन के अंदर ये जो मेनली किस पे आधारित है कि कई साइंटिस्ट कहते हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी वो एक होती है, कई साइंटिस्ट कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इस पर 3 टाइप की वैसे तो कई सारी थ्योरीज है जो मेनली हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स में है। एक है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, मोनोक्लाइमेक्स नाम से ही पता चल रहा है। ये जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक क्लेमेंट्स जो थे 1916 में इन्होंने बताया था कि कोई अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जो भी जलवायु या जो भौगोलिक क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे अनुक्रमण होता है उसमें हमेशा एक ही चरम समुदाय होता है, और ये चरम समुदाय है जो अवस्था है वो वहाँ स्थान विशेष की जलवायु यानी कि वहाँ के क्लाइमेट के द्वारा निर्धारित होता है। इसको हम इसलिए क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कम्युनिटी थ्योरी भी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्लेमेंट ने बताया था। तो क्लेमेंट ने जो वैज्ञानिक थे उनको और भी वैज्ञानिकों को सहारा मिला, उन्होंने भी कहा कि वही सही में अनुक्रमण जो है वो वास्तविक तौर पर जो वहाँ के जलवायु जो है उस पर डिपेंड करता है इस तरह से। लेकिन इस विचारधारा के कुछ समय बाद ही काफ़ी विरोध आने लगा। कई जनों का मानना था कि कोई क्षेत्र वहाँ के क्षेत्र विशेष की जो जलवायु है उसके अलावा भी कई ऐसे कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद में साइंटिस्ट जो टेंसले थे वो आए, उनके साथ साथ उनको निकोलस और बोर और चैंपियन इन सब का भी साथ मिला। सबसे पहले इसको टेंसले ने 1935 में दिया था, बाद में इनके साथ निकोल जो सीटल 1953 में उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो वहाँ की जलवायु के अलावा वहाँ की जातियों की संरचना, वहाँ की जातियों की संगठन, वहाँ की जातियाँ जो है वो किस तरह से संतुलित रहती हैं उस पर भी निर्भर करता है। यानी कि ये मोनोक्लाइमेक्स से पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी बन गई। पॉली क्यों? पॉली का मतलब होता है कई सारे, तो कई सारे फैक्टर्स इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अब अफेक्टेड करने लगे। तो इनका मतलब था कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना सिर्फ जलवायु क्लाइमेट से प्रभावित होती है या उनसे ये संतुलित होती है, ये बल्कि अधिक कारकों के द्वारा होती है। इसमें और कारक कौन से हो गए? एडेफिक आपको पता है, जहाँ पे भी एडेफिक वर्ड आता है तो उसका मतलब मृदा होता है। एडेफिक क्लाइमेक्स है, बायोटिक क्लाइमेक्स है, टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स है यानी कि जैविक से, या टोपोग्राफी का मतलब वहाँ की मिट्टी या मृदा मतलब वहाँ की स्थलीय संरचना, वहाँ की ज़मीन की कैसी संरचना है, वहाँ पे फायर क्लाइमेक्स कैसा है, कई बार जंगलों में अपने आप भी आग लग जाती है। तो इस तरह से अलग अलग जो समुदाय है, जैसे एडेफिक का मतलब हो गया मृदा वहाँ की, जैविक का मतलब हो गया वहाँ किस तरह की जीवी संरचना है, टोपोग्राफी का मतलब हो गया वहाँ पे भूमि कैसी है, पर्वत है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, टीले हैं, या फिर फायर क्लाइमेक्स कैसी है। तो बहुचरम धारणा में जो विश्वास करने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा समुदाय का संतुलन स्थिति को जो चरम अवस्था है वो पर्यावरण के अलावा भी कई कारक जो होते हैं उसको प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे भारत में, मध्य प्रदेश में घास स्थल होते हैं, श्रीलंका में वनों के स्थान पर घास स्थल ज़्यादा होते हैं, और अफ्रीका के सवाना व कैलिफोर्निया के चपराल जो वहाँ पे अग्नि जो है वो बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित करती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था जो जंगलों में आग लगी थी वो कई टाइम तक लगी, तो उसने वहाँ की कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड किया था। एक मेरी आपसे निवेदन है कि जैसे आप अपने कोर्स के अलावा जो जनरल नॉलेज होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़े, उसमें फालतू की न्यूज़ ना पढ़े, जो जनरल, क्योंकि आज जितने भी पेपर हो रहे हैं तो उसमें आपके सब्जेक्ट के अलावा आपको वहाँ के जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें तीसरे जो थ्योरी थी वो आई थी क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी। क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी जो है चरम प्रतिमा परिकल्पना जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको व्हिटेकर ने 1963 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये था कि जो चरम समुदाय का संगठन व अन्य लक्षणों का निर्धारण पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होता है, ना कि सिर्फ जलवायु के द्वारा। यानी कि पर्यावरण में उपस्थित पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जितने भी पर्यावरणीय कारक है वे सारे मिलकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में इनको मार्गालोफ, ऑडम और ये सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इनको थोड़ा सा बाद में विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के संपूर्ण पर्यावरण में उस विशेष स्थल की चरमावस्था समुदाय की जैसे स्पीसीज स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस तथा संतुलन निर्धारण करने की जो क्षमता है वो सारी अफेक्टेड करती है। यानी कि कुल मिला के इसका सिंपल सा मतलब अगर आप सोचें तो इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कारक हैं, जितने भी कारक, वो सारे उस क्लाइमेक्स कम्युनिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आता है कि चरम समुदाय अगर जो कहीं का भी है, कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उसकी एक क्या विशेषता होनी चाहिए। तो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है
वो एक तो कांस्टेंट होनी चाहिए, अधिक स्थिर होनी चाहिए, और वो सेल्फ रिप्रोडक्शन करनी चाहिए। उसके अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए, मतलब वो अपने आप स्व प्रजनन करे, सेल्फ मेंटेनिंग हो, वो जो कम्युनिटी है वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम हो। ये समुदाय जो होता है ये बड़ा होना चाहिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, प्लस इसकी लॉन्ग लाइफ टाइम, यानी कि ये लंबे समय तक अपने जीवन को व्यतीत करे, यानी कि जीवन अवधि जो है वो लंबी होनी चाहिए। प्लस इनकी जो सिलेक्शन पॉपुलेशन है वो केस सिलेक्शन कम होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में केस सिलेक्शन के बारे में, एक आर सिलेक्शन पॉपुलेशन होती है, केस सिलेक्शन पॉपुलेशन होती है, अलग अलग ग्रोथ कर्व पाए जाते हैं, तो उसमें आपको बताया था कि केस सिलेक्शन पॉपुलेशन क्या होती है। एक इनका जो प्रकाश संश्लेषण और शोषण का जो अनुपात होता है P/R जो है वो 1 होना चाहिए। यह अनुपात अगर 1 से अधिक आता है तो वो जो स्पीसीज होती है वो ऑटोट्रॉफिक कहलाती है। अगर ये 1 से कम होता है तो वो हेटेरोट्रॉफिक अनुक्रमण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये अनुपात जो है वो भी अनुक्रमण सक्सेशन को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है। तो अगर हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें तो उसके लिए P/R का जो अनुपात है वो लगभग 1 आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमने इतना सारा अनुक्रमण पढ़ा उसका क्या महत्व है, क्यों हमने पढ़ा, ये क्या काम आता है, या इकोसिस्टम में ये क्या हेल्प करता है। तो पहले तो हम अनुक्रमण की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि अनुक्रमण जो होता है वो हमेशा अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है, आगे फैलता है, पुरोगामी समुदाय से स्टार्ट होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचता है। अनुक्रमण के लिए समस्त पर्यावरणीय कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो जलवायु का होता है, वहाँ की क्लाइमेट का होता है। क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अनुक्रमण की जो प्रक्रिया है उसमें हमेशा वनस्पति समुदाय तथा पर्यावरण में आपस में कंपटीशन चलता ही रहता है। ये एक दूसरे की पूरक, समझ लो आप, पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अनुक्रमण में हमेशा संरचनात्मक तथा क्रियात्मक परिवर्तन जो आते हैं वे पारिस्थितिकी तंत्र को भी पूर्ण तरह से प्रभावित करते हैं। जो सिग्निफिकेंस है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो इसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी या जैव विविधता को ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और इनकी वजह से इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुत अच्छे से होता है, और इनकी जो भी प्लांट्स होते हैं सक्सेशन की वजह से उनकी नेट प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और ये ह्यूमन प्रजाति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अनुक्रमण, क्योंकि पादप अनुक्रमण का जो सिद्धांत है वो मानव जाति को हमेशा ही फायदा पहुंचाता है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वनों से जो प्राप्त होने वाले अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से है। तो ये सारे जो सक्सेशन होते हैं ये ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मनुष्य वन को नष्ट न करे और वनों या भूमि के कटाव को रोककर क्रॉप्स कल्टीवेशन या क्रॉप्स प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा दे। और ये जो है इस जो भौतिक पर्यावरण के जितने भी भौतिक कारक है उनको बैलेंसिंग करने में अनुक्रमण का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से प्लांट सक्सेशन जो है ये यहीं समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारी जो यूनिट सेकंड है वो ख़त्म होती है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप साथ के साथ सारे मेरे वीडियो हमेशा मतलब छोटे होते हैं इसलिए कि ताकि आपको एक दिन में कई सारे जो वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए कि ये किस तरह से आपके साथ के साथ पढ़ते रहे, इसलिए छोटे बनाते हैं ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा बना दिया तो याद करने में आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा, लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी प्लस उसको आप याद अच्छे से करें, रिवाइज करें, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके बढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच।